स्वागत है सभी बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी डिटेल लाइन बाय लाइन की क्लासेस हैं। इसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन की डिटेल पढ़ के बताता हूँ, सारी एक्टिविटीज़ और हर एक पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताता हूँ। ठीक है, बायोलॉजी की एक और मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दे रखी है जिसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट इंटरेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ और ट्रिक्स भी बताता हूँ, हर एक डायग्राम को ड्रॉ करने की और लर्निंग की भी ट्रिक्स मैं आपको अच्छे से बताता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो वो वीडियो भी देखो और ये भी देखो, तभी आपका पूरा फायदा होगा। तो बच्चों, इस वीडियो के ये हमारा लाइफ प्रोसेस का 6th पार्ट है। हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं अलग अलग बना के दे रहा हूँ आपको, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। इसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये डायग्राम भी मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे देखो। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड डिटेल में आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको ऑलरेडी दूसरी वीडियो के अंदर इसको लर्न कैसे करना है, इसका फ्लो चार्ट प्रीमियम वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, साथ में मैंने डायग्राम बनाना भी सिखाया था। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बुक में आपके आगे खोलने जा रहा हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों के आगे खुल गया है और ये यहाँ से स्टार्ट है। बेसिकली इसका जो मेन जो लाइन्स है यहाँ से स्टार्ट है, लाइन बाय लाइन है। तो ये इससे पहले का जो है ये मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई थी। इससे पहले यहाँ तक मैं आपको करा चुका था, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, दूसरी वीडियोज़ में आपने देख लिया होगा। ठीक है, और यहाँ ये इस टॉपिक से के लिए मैंने आपको अच्छे से एक अलग से डिटेल दी है, जो जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन इन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो जो दूसरे एनिमल्स भी होते हैं जो एक्वेटिक हो गए, उन सब के बारे में भी मैंने बता रखा है उस वीडियो में, वो भी देख लेना। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो बहुत सारी डिटेल है, इसलिए अलग अलग बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ जिस लाइन से स्टार्ट है वहीं से मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखो, इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स। ठीक, जो हमारी बॉडी के अंदर एयर जो ली जाती है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू ली जाती है। अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। इन ह्यूमन बीइंग्स द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नाकों के जो नथुने होते हैं उनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एयर ली जाती है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। तो जो हमारे नोस्ट्रिल से जब एयर पास होती है तो अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं और म्यूकस भी होता है। तो वो वहाँ पे क्या होता है कि वो एयर वहाँ पे फिल्टर्ड हो जाती है। अगर कुछ डर्ट पार्टिकल होते हैं तो वो अंदर ही वहीं रुक जाते हैं। ठीक है, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। यही मैं आपको बता रहा था आगे। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। थ्रॉट में जाती है, थ्रॉट से लंग में जाती है। ठीक है, तो आगे क्या बता रहा है देखो, द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं ये थ्रॉट में प्रेजेंट होती हैं। अब ये ना इस तरीके से ना रिंग्स होती हैं, ऐसे करके ऐसे रिंग्स होती हैं और इसमें ना जो एयर बिल्कुल भी कोलैप्स ना हो, कहीं रुके नहीं, इसलिए इस तरीके से ये रिंग्स होती हैं। जब ये ऐसी शेप होगी तो आसानी से एयर नीचे का एक पूरा फ्लो बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होती हैं थ्रॉट के अंदर। यही वो कह रहा है, देखो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट, दिस एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। कि एयर का जो पैसेज है वो कहीं कोलैप्स ना हो जाए, कहीं रुक ना जाए, इसलिए वो रिंग फॉर्म में कार्टिलेज प्रोवाइड करता है, थ्रॉट के अंदर है हमारे। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी है ह्यूमन बॉडी जो है, इसलिए देखो इसकी जो बनावट है वो इस तरीके से करी गई है कि इसका पूरा एफिशिएंट इस्तेमाल करा जा सके। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। देखो, ये डायग्राम जो आप लोगों के आगे खुल गया होगा, ये डायग्राम मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसका ईजी वे में आपको बता चुका हूँ, एक एक डिटेल। जो कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो यहाँ पर जो नहीं दे रखी, वो भी मैं उस दूसरी वीडियो में बता के दी थी मैंने। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो वो जरूर उस वीडियो को देख लेना। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लगातार, उनको पता ही है कि किस तरीके से देखना है। पहले इंटरेक्टिव वीडियो देखनी है और फिर यहाँ देखनी है। अगर ये भी आप पहले देख लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा आप लोगों का। बाकी मैं कहने का मतलब है कि दोनों प्लेलिस्ट देखो बायोलॉजी की टॉपिक वाइज, तभी आप लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है अगर ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हो, घर पे रोज आप 2 घंटे 1.5 घंटा मेरी वीडियोस को लेके बैठोगे, आप लोगों के मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 90% से अबव मार्क्स आएंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि पढ़ना खूब है और लर्न करना है जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं वीडियो देख के दिमाग में घुल जाएगा सब कुछ। ठीक है,
तो इसकी मैं ये डायग्राम मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ उस वीडियो में, तो यहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। देखो अब वो कह रहा है विद द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इनटू अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वोलाई। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जो ये बात कह रहा है वो क्या है। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखो ये थ्रॉट से यहाँ पे आया, ये आगे फर्दर दो डिवाइड हो गया ट्यूब्स में, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं जिन दो ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है। ये फर्दर आगे डिवाइड होता जाएगा और ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जाके एंड होगा जिसको बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है वो, थोड़ा और जूम कर देता हूँ अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। देखो यहाँ ये एल्वोलाई में एंड करता है और सिंगल एल्वोलस भी बोलते हैं, एक सिंगल उसको एल्वोलाई मतलब जैसे रेडियस और रेडियाई होता है, ऐसी एल्वोलाई और एल्वोलस हो गया। ठीक है, आगे देखो द एल्वोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई में क्या होता है, सरफेस होता है जो एक्सचेंज ऑफ, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक, द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो हमारी एल्वोलाई होती है उसकी वॉल्स में बहुत सारा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जैसे ही ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है लंग्स के अंदर। बात समझ गए। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो जो रिब्स है, देखो आप सांस लेके देखो, ऐसे आप अंदर सांस लोगे तो आपकी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ फूल जाएंगी और आपका जो डायफ्राम है नीचे का पोर्शन है वो फ्लैट हो जाएगा। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज एज अ रिजल्ट। चेस्ट जो है वो आपकी फूल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इससे होता क्या है जब ऐसा होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स। इस ऐसे करने से एयर जो है वो अंदर खींच ली जाती है लंग्स में। एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वोलाई। जो एल्वोलाई है ना, जो ऐसे ये जो दिखा रखे थे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे ये एक्सपेंड हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब हम एयर को अंदर की तरफ सक करते हैं। ठीक, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वोलाई। जो मैं आपको बताया एल्वोलाई ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स से घिरा हुआ होता है, इसकी वॉल बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें। तो ये ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आता है, एल्वोलाई तक लेके आता है। और द ऑक्सीजन इन द एल्वोलायर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। जो एल्वोलाई के अंदर एल्वोलायर होता है, एल्वोलायर सैक जो होता है उसके अंदर एयर फिल्ड होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो ब्लड क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है। ठीक है, टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वोलायर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। तो इसके थ्रू क्या होता है, ये एल्वोलायर जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये सारी ऑक्सीजन को ले जाती हैं। ठीक है, और सब सेल्स को प्रोवाइड कर देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं। तो देखो कितनी कमाल की प्रोसेस है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार ये प्रोसेस होती जा रही है, मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा है इसके लिए, है ना। तो देखो एकदम परफेक्ट बॉडी बना के दी है हमें। सो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो जब ये ब्रीदिंग साइकिल हो रही होती है तो हमेशा लंग्स के पास ये इन एंड आउट प्रोसेस में एक रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर वो रखता है अपने अंदर। ठीक है, उससे क्या होता है कि हम एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहे हैं, सांस भी फूलती है और जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है देखो, मर तो नहीं रहे। या हम मान लो 2 मिनट के लिए अगर सांस भी रोक लें तो भी नहीं मरते। इट मीन्स कि जो हमारे लंग्स के अंदर ऑलरेडी एक रेजिडुअल अमाउंट रहता है, जैसे आप सांस रोक के छोड़ोगे और लंबी सांस लोगे वो अमाउंट फिर पूरा हो जाएगा, है ना। देखो आगे, तो ये इस तरीके से ना, देखो पूरा मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये लंग्स के अंदर एयर आती है। एल्वोलाई जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है और सारे सेल्स को मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो खींच लेते हैं और हम उसको बाहर एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अब कुछ और डिटेल पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड आ सकता है। देखो when the body size of the animal is large, the diffusion pressure along
कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखो जैसे प्लांट्स में डिफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, छोटे प्लांट्स में तो डिफ्यूजन की जो स्मॉल सेल्स होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, वहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो जाती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, लार्ज साइज एनिमल हो जाता है, तो सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस सफिशिएंट नहीं रहती, ठीक है। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के लिए बहुत एफिनिटी रखता है और ऑक्सीजन को ले जाता है। अब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ही ऑक्सीजन को सारी लंग्स से कलेक्ट करके हमारी सारे सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो यही वो बता रहा है, वो यही पिगमेंट कह रहा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिसिट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। तो जहाँ जिन टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पहुँचा देता है। आगे, इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, यही बता रहा, देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई एफिनिटी रखता है वो, ठीक। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल कॉर्पसल्स। तो ये जो पिगमेंट होते हैं, ये कह रहा है प्रेजेंट इन दी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होता है, देखो एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा आपको, कहीं डिक्शनरी में भी भागने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो पिगमेंट होते हैं ना, ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स में होते हैं। जैसे मान लो हमारे जो ब्लड होते हैं ना, ब्लड के अंदर छोटे छोटे एटम्स हो गए टाइप ऑफ, तो ये जो छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं इनको ही हम कॉर्पसल्स बोलते हैं। तो उन्हें ही कह रहे हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सारे टिश्यूज को ये इन टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, और हमें हमारी ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं लंग से और हमारे पूरे सेल्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इन द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ठीक है, देन ऑक्सीजन इज हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आर ब्लड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये वाटर के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होती है। देखो हम जो हमारा ब्लड है वो भी वाटर, ये फ्लूइड ही है वो भी, ठीक है, 70% हमारी बॉडी में वाटर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो सारा ब्लड जो है ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके लंग्स में छोड़ता है इसी तरीके से, ठीक है। बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, दूसरी वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बता रखी है, नोट्स दे रखे हैं, वहाँ से वो नोट्स भी ले लेना, ठीक है। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। बेसिकली ये बात बताना चाहता है वो, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्लड जो है के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स होती है वो जाके लंग्स में जाती है, लंग्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन को मिला देते हैं और फिर दोबारा से ब्लड ले जाता है, वो सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। लगातार होता रहता है, सोते रहो, जागते रहो, खेलते रहो, ये प्रोसेस होती रहेगी। समझ गए बात। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब कुछ और इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे दे रखी है डू यू नो, और ये आ भी जाता है, ठीक है, पेपर में। तो देख लेते हैं एक बार ये डू यू नो क्या कह रहा है। ये कह रहा है डू यू नो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। यस वी नो, हमें पता है कि जी सिगरेट पीने से, जो स्मोक करने से जो है ये हमारी हेल्थ को खतरा होता है, लंग्स जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। लंग कैंसर से हज़ारों लोग मरते हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, फिर भी नहीं सुधरते लोग। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, इनको बोल रहा है ये सीलिया, ठीक है। तो सीलिया, तो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोल रहा है सीलिया। दिस सीलियाज हेल्प टू रिमूव द जर्म्स, डर्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। तो ये जो देखो जो सीलियास होती है ये क्या करती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जो भी हम जो एयर को इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं, डर्ट है, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं इनहेल करते हुए, उन सबको ये फिल्टर करती है। तो अब होता क्या है, जब हम स्मोक करते हैं ना, दी सीलिया, देखो जब हम स्मोक करेंगे तो ये जो सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये जल जाते हैं। तो देखो हमें कितना नुकसान होगा इससे, है ना। देखो यही बात बता रहा होगा आगे वो, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दीज हेयर्स ड्यू टू विच जर्म्स, डर्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर द लंग्स
एंड कॉजेज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर। तो बस बात समझ गए आप। इसलिए बच्चों सिगरेट पीना जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब सिगरेट पियेंगे तो वो जो हमारे जो स्मोकिंग होती है, जो स्मोक होती है, वो सीलिया जो स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब इससे क्या होगा, जितनी भी डर्ट है, हार्मफुल मटेरियल है, ये सब कुछ जो है हमारे जाके लंग्स में जम जाएगा, और लंग्स में लॉन्ग टाइम तक जमता रहेगा, तो हमें इन्फेक्शन, कफ या इवन लंग कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लंग कैंसर इस तरीके, ये सीलिया की वजह से हो सकता है, अगर सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाए तो। ठीक है, तो इसीलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करेंगे तो सीलिया जो है वो ख़राब हो जाएंगी, जो जल जाएंगी, जो स्ट्रक्चर हैं सीलिया हेयर लाइक, और हमारे जो लंग्स हैं वो ईजिली इन्फेक्शन कैच कर पाएंगे। ठीक है, ये भी बता दिया अगर सीलिया के बारे में कुछ आए तो। अब देखो ये भी एक ड्यू यू नो है, ये लास्ट है, फिर ये वीडियो बस खत्म हो जाएगी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही था, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी यहाँ भी, तो इसलिए एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन को कम मत समझना। जो चीज़ें कम होती है मैं वहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे वो लेरेक्स फेरेक्स की डिटेल नहीं थी, वो सब मैंने वहाँ बता दिया था। ठीक है, एपिग्लोटिस और ये सब, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, सब मैंने वहाँ बता रखा है, वहाँ से देख लेना। अभी हम एनसीईआरटी की डिटेल पढ़ते हैं क्या है। देखो वो कह रहा है, इफ द एल्वोलायर सरफेस वॉज वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर्स अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। तो अब ये देखो, अगर सारे एल्वोलायर, सब अगर हमारी बॉडी से एल्वोलायर निकाल लिया जाए, सारे एल्वोलायर उसको फैला दिया जाए उसके स्ट्रक्चर को, तो वो 80 मीटर्स, तो ये देखो 80 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसे कवर कर लेगा। तो अब आप ये समझ लो, हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस ऑफ योर बॉडी इज, तो हमारी बॉडी का सरफेस कितना है समझ लो। ठीक है, तो consider how efficient exchange of gases become because of the large surface available for the exchange to take place। अब देखो इसी वजह से एल्वोलाई हमें दे रखा है, क्योंकि इतना सारा एरिया कवर करता है वो। ठीक है, तो हमारी बॉडी के एक बिल्कुल टो तक ऑक्सीजन को प्रॉपर पहुंचाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ लो कि कितना ज़रूरी है ये एल्वोलाई का होना, और हम लोग कितने लकी हैं कि हीमोग्लोबिन एल्वोलाई एक ऐसी प्रॉपर एक छोटी छोटी मशीन्स हमें दे के भेजी हैं, पार्ट्स दे के भेजे हैं, जो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी, दिन और रात सोते जागते। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है वो, इफ़ डिफ्यूजन वर टू, ठीक है, इफ डिफ्यूजन वर टू मूव द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस से, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अगर सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस से अगर होता ना ऐसा, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आर टो फ्रॉम आर लंग्स। तो देख लो, अगर सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस पे ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस डिपेंड होती ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो 3 साल लगते हमारे लंग से लेके हमारे टो तक, हमारे अंगूठे तक, पैर के या टो तक जाने में उस ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को। तो समझ लो कि हम लोग कितने लकी हैं कि यू ग्लैड दैट यू हैव हीमोग्लोबिन है आपके पास, एल्वोलाई है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें ही बता दी। इससे रिलेटेड भी कुछ आएगा तो आप बता सकते हो कि अगर ये ना हो तो क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो क्या होगा बता सकते हो, कितना एरिया कवर करता है, अगर ना हो तो क्या होगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ये सब बता दिया। तो अब इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर भी आप दे पाओगे जब रेस्पिरेशन के जितने भी पार्ट हैं वो सारे देख के, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे हलवा। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट खत्म हो चुका है। बस इस वीडियो में इतना ही है, और जिन बच्चों को डायग्राम वगैरह अच्छे से सीखना हो और डिटेल जाननी हो, देखो ये यहाँ पे जो ये पूरा डायग्राम है इसकी डिटेल, और ये एक एक पार्ट के बारे में पूरी डिटेल मैंने अलग से वो वीडियो में, जो प्रीमियम वीडियो थी आप लोगों के लिए रिलीज़ कर दी थी, वो भी देख लेना जाके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।